बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की, जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है। और इस AS 26 का जो नाम है वो है इंटेंजिबल असेट्स। और सर इस AS को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज सर हर साल हर एक अटेम्प्ट में इस AS पे से क्वेश्चन आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सर आप इस क्वेश्चन को, इस AS को कर लेना 5 स्टार मार्क, और इस AS में से आपके क्वेश्चन हर बार आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट जो होती है ना हमारी, वो होती है जो कि हमने सेल करने के पर्पस के लिए नहीं होती। असेट का मतलब क्या होता है? असेट मतलब वो थिंग्स जो हम रखते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस के लिए, नॉट द सेलिंग पर्पस के लिए। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इंटेंजिबल असेट क्या होती है? इंटेंजिबल असेट वो होती है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इट मीन्स गुडविल, पेटेंट, पेटेंट राइट, लाइसेंस, ये इंटेंजिबल असेट होती है। लेकिन जो ये इंटेंजिबल असेट्स होती है ना सर, इन इंटेंजिबल असेट्स को हम बुक में इनकी रिकॉर्डिंग तभी करते हैं जब हमारे को इनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने की संभावना रहती है। क्या बोला मैंने सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने की संभावना रहती है। तो सर इस AS 26 में हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट। क्या बोला मैंने सर? सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल असेट, जिसमें सर मैंने 2 पार्ट कर दिए। पहला मैंने बोला गुडविल, ब्रांड, नेचर, कॉपीराइट और टाइटल्स। मैंने क्या बोला? टाइटल, कॉपीराइट, ब्रांड नेम और गुडविल। गुडविल, ब्रांड नेम, कॉपीराइट और टाइटल। अगर ये 4 आपको इंटेंजिबल असेट्स दिखे तो आप इन्हें कभी भी रिकॉर्ड मत करना। डू नॉट रिकॉर्ड दीज असेट्स इफ दीज असेट्स आर सेल्फ जनरेटेड। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है हम उनको रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उनकी कॉस्ट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपकी गुडविल, ब्रांड नेम, कॉपीराइट और टाइटल, अगर ये 4 चीज़ें आपको इंटेंजिबल असेट्स में गिवन हैं तो आप इनको कभी भी रिकॉर्ड मत करना। रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इनकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते हैं इजीली। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया सर, कि आपको इंटेंजिबल असेट्स को तभी ही उसको वैल्यूएट करना है जब उसका हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। दूसरा, हम उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं कि हाँ इसकी कॉस्ट इतनी होगी। तो ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई कि इंटेंजिबल असेट्स को कब वैल्यू करना है। यस सर। तो गुडविल, ब्रांड नेम, टाइटल, कॉपीराइट में ये कौन सा रूल जो है वो फेल हो जाता है सर? दूसरा वाला कि कॉस्ट हम क्या नहीं कर सकते? एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस कारण से सर हम इसको एज पर AS 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, गुडविल को, ब्रांड नेम को, कॉपीराइट को एंड टाइटल को। क्लियर? यस सर। अब सर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, पेटेंट की, फॉर्मूला एक्सेट्रा। मतलब सर अदर देन, इन चारों के अदर देन की बात करते हैं। मतलब इन चारों के अलावा और जितनी भी इंटेंजिबल असेट जो कि सेल्फ जनरेटेड होती है, जो कि क्या होती है सर? सेल्फ जनरेटेड होती है। तो सर उसके अंदर आप क्या उसको AS 20 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं? यस सर करते हैं। बट उसमें भी 2 केस होते हैं कि अगर आपने एक्सपेंडिचर करा है ऑन रिसर्च पे। किस पे एक्सपेंडिचर करा है सर? रिसर्च पे एक्सपेंडिचर करा है। तो सर रिसर्च पे जितना भी एक्सपेंडिचर करा होगा वो सर आपका PNL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? PNL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिसर्च मतलब क्या होता है? जहां हमारे को नॉलेज मिलती है। जहां हमारे को क्या मिलती है सर? नॉलेज मिलती है। आई बात समझ में? यस सर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो मैं इंटेंजिबल असेट्स की उसकी रिसर्च करने पर मेरे को इंटेंजिबल असेट्स की मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए। तो क्या वो 10 लाख रुपए मेरे कैपिटलाइज होंगे क्या असेट में? नो सर, वो रिसर्च का खर्चा है, इस कारण से मैं उसको PNL अकाउंट में राइट ऑफ कर दूंगा। आइए नहीं यही बात समझ में? यस सर। लेकिन अगर कभी कभार आपका क्या होता है सर, रिसर्च जो एक्सपेंसेस है वो सर आपका हो जाता है फेल्ड। क्या हो जाता है सर? आपका कभी कभार जो रिसर्च एक्सपेंसेस होता है वो सर कभी कभार फेल्ड हो जाता है।
फेल्ड होने के कारण रिसर्च एक्सपेंसेस आपका हमेशा एज ए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। इट मीन्स कि सर आप उसको हमेशा राइट ऑफ कर दोगे थ्रू पीएनएल अकाउंट। किसके अकाउंट के थ्रू सर? पीएनएल अकाउंट के थ्रू हम इसे राइट ऑफ कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन सर कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभार क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर करता है डेवलपमेंट फेज पर। दो फेज होते हैं, एक रिसर्च फेज होता है, एक डेवलपमेंट फेज होता है। तो रिसर्च फेज पर जितना भी खर्चा करा है वो सर पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ होगा। लेकिन सर जो डेवलपमेंट फेज पे खर्चा करा है सर, जो लेकिन डेवलपमेंट फेज पे जो खर्चा किया जाता है वो हम कैपिटलाइज्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? हम उसे कैपिटलाइज्ड कर देते हैं। इट मीन्स हम उसे सर असेट्स की वैल्यू में जोड़ देते हैं। अब सर मैंने बोला कैपिटलाइज हो जाता है, मतलब हम असेट्स की वैल्यू में अमाउंट जोड़ देते हैं। तो सर कितना अमाउंट जोड़ देते हैं हम? सर जो जोड़ते हैं अमाउंट वो जोड़ते हैं अप टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इट मीन सर जो भी हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं, इट मीन सर जो भी हमारे को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि भैया आज में उसकी क्या वैल्यू है। 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो सर आज उसकी क्या वैल्यू है 10 लाख रुपए की, जो मुझे 5 साल बाद मिलने वाले हैं। उतना अमाउंट हम क्या कर लेते हैं सर? एड ऑन कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। और रेस्ट अमाउंट को सर हम क्या करते हैं? रेस्ट अमाउंट को सर हम क्या करते हैं? पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। रेस्ट अमाउंट को हम पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं। सर डेवलपमेंट फेज का मतलब क्या होता है सर? जो भी हमने रिसर्च में, जो भी सर हमने रिसर्च फेज में जो भी हमने नॉलेज गेन करी है, डेवलपमेंट फेज में हम उसको अप्लाई करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब सर 3 चीजें और देख लेते हैं। व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इट इज कंसिडर्ड बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट फेज। सर कब माना जाएगा कि वो डेवलपमेंट फेज चालू हो गया है? कभी कभार क्वेश्चन में कह देगा कि डेवलपमेंट फेज चालू हो गया है, और मान लो कभी क्वेश्चन में नहीं कहे वो कि डेवलपमेंट फेज है या रिसर्च फेज है, तो सर आपको 3 कंडीशन अगर फुल हो जाए, तीनों की तीनों फुल होनी चाहिए, तो हम मानेंगे वो डेवलपमेंट फेज चालू हो गया। पहली कौन सी? कि सर आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी है। दूसरी, मैनेजमेंट का इंटेंशन भी है। तीसरी कि रिसोर्सेज भी है हमारे पास जनरेट करने के लिए। तो मतलब सर 3 चीजें चाहिए आपको। एक तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजमेंट का इंटेंशन, एंड तीसरा रिसोर्स भी है हमारे पास जनरेट करने के लिए। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई सर? क्या ये पन्ने पर जो भी सर लिखा हुआ है वो आपको क्लियर हो गया दिमाग में? अगर सर ये दिमाग में क्लियर हो गया है तो ये 80 से 90% AS 26 में इसी के पर ही क्वेश्चन आता है। और सर अब हम इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से। अब सर हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल से, जो कि आपको आईसीए की वेबसाइट से मिल जाएगा। और उसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। उसमें क्या लिखा हुआ है? AB Limited launched a project for producing the product X in October 2009, and the company incurred the 20 lakh rupee toward the research and development expenses up to 31st March 2011। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज पे, इट मीन्स कि सर उसने रिसर्च फेज पे, मेनली इसका फोकस का मतलब होता है सर रिसर्च फेज पे उसने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। फिर ड्यू टू मतलब किसी कारण से, प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के कारण से मैनेजमेंट ये कंक्लूजन पे पहुंचा है कि जो प्रोडक्ट है वो कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ना ही हम उसे बेच सकते हैं। तो इट मीन्स कि सर उसने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया था प्रोडक्ट एक्स को बनाने पर, जो भी उसने खर्चा किया था प्रोडक्ट एक्स को बनाने पर, जो भी उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया था 20 लाख रुपए का, अब वो फेल हो गई है रिसर्च एक तरीके से। अगर ये सर फेल हो गई है रिसर्च, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी रिसर्च फेल हो जाती है तो हम उसे एक्सपेंसेस मानकर पीएनएल अकाउंट के थ्रू क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है सर, यही कहा था ना। अब आप देखो सर क्या लिखा हुआ है, हैज टू बी राइट ऑफ इन द करंट ईयर 31 मार्च 2011। तो सर इसने भी देखो वही करा है कि इसने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया एक्सपेंसेस को।
क्यों? क्योंकि सर हमारी जो रिसर्च थी वो फेल्ड हो गई। फेल्ड कैसे हुई सर? यहाँ पे फेल्ड पर थोड़ा लिखा हुआ है, बट आप पढ़ो ना सर। मैनेजमेंट ये कंक्लूजन पे पहुंचा है कि अब प्रोडक्ट जो है वो ना तो मैन्युफैक्चर्ड होगा ना सोल्ड होगा। इट मीन्स कि सर हमारी रिसर्च फेल्ड हो गई। अब रिसर्च फेल हो जाती तो हम जो भी एक्सपेंसिव होता है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं थ्रू द P&L अकाउंट। क्लियर? यस सर। अब लिखना क्या है सर? लिखना ऐसे है कि आप देखो पहले क्या लिखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के बारे में लिखोगे कि दो फेज होते हैं। एक्सपेंसिव जो रिसर्च के ऊपर इनकट किया जाता है उसे P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, और जो डेवलपमेंट फेज पे किया जाता है उसे कैपिटलाइज के थ्रू कैपिटलाइज कर देते हैं अप टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देन उसके बाद लिखना कि आपको अगर इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक, कैपिटलाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए और कॉस्ट आप रिकग्नाइज कर सकते हो आराम से। तो कॉस्ट तो आपकी रिकग्नाइज की हुई है, कॉस्ट कितनी 20 लाख, बट आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा। इस कारण से आप इसको नहीं क्या नहीं करोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे, बल्कि आप इसको क्या करोगे, P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई है तो इस पे। यस सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लाई माउथ लिमिटेड is engaged in research of a new process designed for its product. It had incurred 10 lakh on research during the first 5 months of the financial year 2012 and 13. And the development of the process began on 1st September 2012 and up to the 31st March, a sum of 8 lakh was incurred in the development phase. ठीक है, साफ साफ कह दिया क्वेश्चन ने। एंड विच मीट्स असेट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, on 1st April 2013 the company has implemented the new process design and it is likely that the will result in after tax saving of 2 lakh rupee per annum for the next 5 years। मतलब मुझे हर एक साल बाद अगले 5 साल के लिए मुझे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलेंगे। तो भाई अगले 5 साल में जो मिलेंगे उसकी आज क्या वैल्यू है वो निकाल लो। उसकी आज की वैल्यू के लिए सर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है, और जो प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर है वो है सर 3.7908। तो 3.7908 को अगर अपन सर 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स सर 7 लाख टू 6 लाख के बीच में आता है। फटाफट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर। और मैंने क्या बताया था सर आपको, कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर सर? प्रोडक्ट आता है 7.582 लाख। क्लियर? यस। अब आपको बताना है, डिसाइड करना है द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एज पर AS 26। तो सर सिंपल सी बात है, रिसर्च पर जितना भी खर्चा करा है उसको P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दो। डेवलपमेंट पर जितना भी खर्चा करा है 8 लाख का, उसको क्या करो सर, उसको कैपिटलाइज कर दो। क्या पूरा 8 लाख? नो सर, अप टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है मुझे 2 लाख 2 लाख 2 लाख अगले 5 साल में। तो अगले 5 साल की प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर निकालते हैं तो सर अपने पास आता है 3.7908। मल्टीप्लाई करते हैं 2 लाख से तो सर अपने पास आता है 7.582। तो सर इतना तो कैपिटलाइज कर दो, और जो बच गया मतलब सर 8 लाख माइनस 7.582 जो बच गया उसको P&L अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ कर दो। आई नहीं यही बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गई। ठीक है, ये बता रखा देखो सर, इतना राइट ऑफ कर रखा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा हुआ है सर, NDA कॉर्पोरेशन इज एंगेज इन रिसर्च ऑन ए न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट। इट हैड इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 530 लाख ऑन रिसर्च अप टू 31 मार्च 2011। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस बिगेन ऑन 1 अप्रैल 2011 एंड द डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर जो है वो है सर 360 लाख अप टू 31 मार्च 2012 तक, which meets the assets recognition criteria। आगे भी पढ़ते हैं। On 1st April 2012 से the company will implement the new process which result in after saving 80 lakh per annum for the next 5 years। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की वो 10% है। एक बार बताओ, रिसर्च पर कितना खर्चा करा? इतना, P&L अकाउंट में राइट ऑफ कर दो। डेवलपमेंट पर खर्चा कितना करा? इतना। क्या पूरा कैपिटलाइज कर दो? नो सर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की परसेंट वैल्यू निकाल लो, 5 साल के लिए 10% पे गिवन है इतना। तो 3.7908 मल्टीप्लाई बाय जब 80 लाख करेंगे तो सर आपके पास आएगा 303.26 लाख। That amount should be capitalized and the rest amount that is 360 लाख डेवलपमेंट फेज, इसमें से इतना तो राइट ऑफ हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो सर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा थ्रू P&L अकाउंट। क्लियर? यस सर।
अब आते हैं अपने लास्ट एक क्वेश्चन पे, कुछ ऐसा और क्वेश्चन मिल जाए कोई। तो सर एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा था अच्छा क्वेश्चन, अंदर सर लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज वाले कॉन्सेप्ट पे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन फिर सर हम नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे AS26 के। तो सर ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 80 है इस क्वेश्चन का। Mahesh Limited is developing a new production process during the financial year ended 31st March 2013. The total expenditure जो इनकट किया हुआ है on the process पे was 60 lakh, and the production process met the criteria for recognition as an intangible assets on 1st December 2012. ठीक है, the expenditure जो इनकट हुआ है till the date was 32 lakh. Further expenditure incurred on the process for the financial year 31st March 2014. नहीं सर, हम सबसे पहले 31st मार्च 2013 तक की ही बात करेंगे, दैन फिर हम नेक्स्ट ईयर पे चलेंगे। तो हम सर सिर्फ इस पैराग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ में क्या हुआ, पूरे साल भर में टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 60 लाख का, 60 लाख 60 लाख का। बट जब से इसने क्राइटेरिया क्रॉस करा, क्राइटेरिया इसने मीट करा, वहां तक खर्चा हो गया था 32 लाख का। दैट इज अ एक्सपेंडिचर विच वॉज इनकर्ड ऑन रिसर्च फेज, एंड जो रेस्ट एक्सपेंडिचर है 28 लाख वो आपका डेवलपमेंट फेज पर इनकर्ड हुआ है। ये कैसे पता चला, ये जो उसने सर लाइन लिखी ना, मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल असेट, दैट मींस डेवलपमेंट फेज। क्लियर? यस सर। तो डेवलपमेंट फेज 1 दिसंबर से पहुंचा, तो 1 दिसंबर से पहले खर्चा 32 लाख, दैट इज रिसर्च। तो रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर है दैट शुड बी कैपिटलाइज या राइट ऑफ इन P&L अकाउंट, थ्रू द P&L अकाउंट। सर राइट ऑफ थ्रू द P&L अकाउंट। सेम जो रेस्ट एक्सपेंडिचर है 28 लाख का, वो शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्लियर? यस सर। तो 31st मार्च 2013 का समझ में आया? यस सर, क्लियर हुआ। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज P&L अकाउंट फॉर द 31st मार्च 2013? सर 32 लाख। एंड व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31st मार्च 2013? सर 28 लाख। अब सर ये 28 लाख पूरा की पूरा मैं क्या राइट, पूरा की पूरा क्या मैं पूरा की पूरा इसको कैपिटलाइज कर दूंगी क्या? क्या सर मैं इसको पूरा की पूरा कैपिटलाइज कर दूंगा क्या? नो सर, नहीं करेंगे, अप टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे को गिवन ही नहीं है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कितना होगा। नहीं सर, गिवन है द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो हाउ एम्बॉयड इन द प्रोसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 82 लाख। तो सर ये जो 82 लाख गिवन है वो हमारे को 2014 के बाद वाला अमाउंट गिवन है कि 2014 में भी कुछ आप ऐसा खर्चा करोगे उस डेवलपमेंट फेज पे, देन आपको ये 82 लाख रिकवर होगा। तो मतलब 2013 पे हम खड़े होकर ये नहीं कह सकते ना कि हमारे को फ्यूचर में कुछ मिल रहा है। तो हम सर क्या कहेंगे, 28 लाख आपको क्या करना है, दिखाना है, आपकी कैपिटलाइज करना है 28 लाख को, एंड 32 लाख को आपको क्या करना है सर, राइट ऑफ करना है। ये शुरू के 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए? यस सर। अब चलते हैं अपन 31st मार्च 2014 पे क्या कहता है वो। एंड द फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 90 लाख रुपी। अब बताओ सर ये 90 लाख रुपए किस पे खर्च कर रहे हैं इसने, रिसर्च फेज पे या डेवलपमेंट फेज पे? सर डेवलपमेंट फेज पे। कैसे पता चला? बेटा एक बात बताओ, 1 दिसंबर को वो डेवलपमेंट फेज पे आ गया, तो वो 1 दिसंबर के बाद जितना भी खर्चा करेगा वो डेवलपमेंट फेज पे ही माना जाएगा। तो क्या ये जो 90 लाख रुपए उसने जो खर्चा करा है, क्या ये 90 लाख पूरा की पूरा ऐड कर दूं क्या, मैं कैपिटलाइज कर दूं क्या? नो सर, उसमें से ओनली 82 लाख ही कैपिटलाइज होगा, क्योंकि अप टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे 82 लाख मिल रहा है, तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या सर कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट माननी है? नहीं गिवन ना, तो सर हम क्या मानेंगे, 82 लाख ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप 82 लाख को तो क्या कर दोगे, 82 लाख
को तो क्या कर दोगे सर आप, कैपिटलाइज कर दोगे, और बच गया कितना, बच गया सर हमारा 90 लाख में से 82 लाख गया, 90 लाख में से 82 लाख गया, तो सर आपके पास 8 लाख बचता है। कितना बचता है सर आपके पास, 8 लाख। तो सर इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे से, ये पूछा कि आपने कितना P&L अकाउंट में राइट ऑफ करोगे। तो सर इसने 90 लाख रुपए का खर्चा करा, डेवलपमेंट फीस पे करा, और अभी तक हम डेवलपमेंट फीस पर कितना खर्चा और कर चुके हैं सर, 28 लाख का सर 2013 में करा था। तो 2013 में 28 लाख का करा, 2014 में 90 लाख का करा, इट मीन्स की टोटल कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 118 लाख का, 118। ठीक है, 118 में से सर हम क्या पूरा की पूरा कैपिटलाइज कर देंगे 118, नो सर, हमारे को 82 लाख ही तो हमारे को मिल रहा है ना सर, तो हम कितना राइट ऑफ कर देंगे P&L अकाउंट फॉर 31 मार्च 2014 में सर, 118 में से 82 माइनस करेंगे, तो सर आपके पास आ जाएगा 36 लाख, जिसे हम कहते हैं कि सर ये P&L अकाउंट में राइट ऑफ होना चाहिए। आई या नहीं आई बात समझ में, यस सर, क्लियर हो गई। 36 लाख आपका क्या होना चाहिए सर, P&L अकाउंट में राइट ऑफ होना चाहिए। अब एक और बात सर, क्या व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, सर इंटेंजिबल असेट्स का कैरिंग अमाउंट क्या होगा 31 मार्च 2014 में, सर 82 लाख, क्योंकि सर हमने कैपिटलाइज ही 82 लाख करा है, तो हम 82 लाख ही मानेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर, क्लियर हो गई, 82 लाख ही माना जाएगा कैरिंग अमाउंट। क्लियर हो गया, यस सर, मतलब सर फर्स्ट ईयर का भी क्लियर हो गया, आपको फर्स्ट ईयर का क्या करना है, सेकेंड ईयर में भी क्लियर हो गया 90 प्लस। ठीक है सर, तो सर आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं सर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो सर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट वीडियो AS26 की होगी, जिसमें हम बात करेंगे अमोर्टाइजेशन मेथड की और कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी।